ખાસ જે મેનેજમેન્ટ અત્યારે જોડાઈ રહ્યા છે ઇન્સેક્ટિસાઇડ્સ ઇન્ડિયાના મેનેજમેન્ટ છે કંપનીના એમડી રાજેશ અગ્રવાલ આપણી સાથે આગળ ડિસ્કશન કરશે। हाय सर, वेरी गुड आफ्टरनून। सबसे पहले शुरुआत मैं ओवरऑल एक सेंटिमेंट से करना चाह रही थी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पिछला एक साल जो था काफ़ी डिस्ट्रप्टिव था। उसके बाद हम लोग जिस तरीके से थोड़ा ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं, एज ऑफ नाउ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस किस तरीके से वर्कआउट हो रहा है, अभी की क्या कंडीशन है, सेकेंड हाफ जो हम लोग बिगिनिंग देख रहे हैं, एक क्वार्टर तो बीत चुका, अब चीज़ें किस तरीके से दिख रही है, एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाएं। बाकी पैरामीटर्स पे हम लोग बातचीत करें उससे पहले। देखिए, चीजें बहुत स्मूथ नहीं चल रही हैं, चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट हैं, बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट का अगर आप सिनेरियो देखते हैं तो आज भी जो प्राइसिंग है वो बहुत डिस्टर्ब्ड है, चाहे वो करेंसी की प्राइसिंग है, चाहे रॉ मटेरियल की प्राइसिंग है, चाहे पैकेजिंग मटेरियल की प्राइसिंग है। तो जिसकी वजह से मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा सा वीक है। हाँ, खरीफ सीजन के एंड में बरसात ज्यादा हुई जिससे कि खरीफ सीजन में नुकसान हुआ, बट एक रबी सीजन में अच्छी पॉसिबिलिटी नजर आ रही थी कि एक बिगिनिंग अच्छी होगी। लेकिन फिर भी अगर ओवरऑल देखते हैं तो एक रीजनेबल सीजन है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई डिमांड नहीं है, बल्कि कहीं कहीं पे थोड़ा सटल है। तो एक रीजनेबल सीजन चल रहा है जिसके अंदर आपको रास्ता बनाना है। जो अपॉर्चुनिटीज मैं देख रहा हूँ इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज हैं, इंडिया से एक्सपोर्ट बढ़ रहा है लगातार। उसके अलावा जो इंस्टीट्यूशनल बिजनेस है वहां भी डिमांड है, क्योंकि प्राइस के अंदर फ्लक्चुएशन है और लोगों को ऐसा लग रहा है कि कुछ कुछ बाइंग कर लेनी चाहिए। इसी तरीके से मार्केट के अंदर भी लोग बाइंग करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि डिफरेंट टाइप के प्राइसेस मार्केट में हैं, कुछ कंपनीज के पास पुराने स्टॉक्स हैं जो बहुत कॉम्पिटिटिव प्राइस पे मार्केट में ऑफर हो रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट उठ नहीं पा रहा है। तो इसलिए थोड़ी सी मुश्किल है सिचुएशन। लेकिन ओवरऑल मैं बोल सकता हूँ कि एक रीजनेबल साल है, रीजनेबल है। कोरोना के इम्पैक्ट से धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। अभी अभी ओमिक्रॉन का क्योंकि बात सुनने में बहुत ज्यादा आ रही है और कुछ केसेस भी सुनने में आ रही है, थोड़ी चिंता है, बट फिर भी एग्रोकेमिकल के लिए सीजन ठीक है। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, इसके अलावा जो चीज़ मुझे समझनी है इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, क्योंकि आप बात भी कर रहे थे, प्राइसिंग सिनेरियो पिछले साल के मुकाबले अब कितना इम्प्रूव हो चुका है, और स्पेशली ब्रांडेड और इंस्टीट्यूशनल सेगमेंट की अब जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं, कितना स्टेबलाइज होते हुए आप नेक्स्ट 1 to 2 मंथ्स में विटनेस कर रहे हैं। एक आइडिया इसके ऊपर एक कंपेरेटिव एनालिसिस पिछले साल के मुकाबले। देखिए, हर्बिसाइड्स के अंदर पर्टिकुलरली कुछ हर्बिसाइड में बहुत ज्यादा उछाल है और उनकी जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो 50% से 100% तक बढ़ चुकी है। तो उसका बहुत ज्यादा पैनिक है मार्केट में, क्योंकि कुछ जैसे मैं बता रहा था पुराने स्टॉक्स हैं मार्केट में जिसको लिक्विडेट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो नई बाइंग दिखाई दे रही है वो ऑलमोस्ट डबल या उसके आसपास के प्राइस पे दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से उन प्रोडक्ट्स में काफी उछाल। उसके अलावा कुछ और प्रोडक्ट्स हैं और बेसिक केमिकल्स हैं जिसके अंदर तेजी है, जिससे 20 से 30% की तेजी कुछ प्रोडक्ट्स में है, और बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो अपनी रीजनेबल पोजीशन मेंटेन किए हुए हैं। तो अगर हम ओवरऑल एनालिसिस करते हैं तो बोल सकते हैं कि लगभग 8 से 10% की तेजी दिखाई दे रही है एग्रोकेमिकल में ओवरऑल दाम में ऑन एन एवरेज, वेयर मोर देन 50% प्रोडक्ट्स आर स्टेबल एंड अबाउट 20% प्रोडक्ट्स आर इंक्रीज्ड अ लिटिल, और जो 25-30% प्रोडक्ट है उसके अंदर ज्यादा तेजी है। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, एक आइडिया, क्योंकि पिछली बार हम लोग बातचीत कर रहे थे, जो सेकेंड क्वार्टर के अंत में बात कर रहे थे, तब आपकी इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड तकरीबन 153 डेज हो चुके थे, जो 135 थे वहाँ से बढ़ के, और वर्किंग कैपिटल साइकिल के अंदर भी ये हम लोगों ने विटनेस किया कि वो 115 डेज से बढ़ के वो 160 डेज हो गया था। क्या यहाँ पे कुछ स्टेबलाइजेशन आया हुआ है? अब अभी के लेवल्स क्या हैं? एक आइडिया अगर आप मुझे ये दे पाएँ। जी, मेरे पास एग्जैक्ट नंबर तो हैंडी नहीं होंगे, लेकिन मैं कह सकता हूं कि इस क्वार्टर में आपको सुधार मिलेगा। इन्वेंट्री के एक्चुअल एब्सोल्यूट नंबर्स भी डाउन आए हैं और हमने माल बेचा है, तो उसकी वजह से सुधार दिखाई देगा आपको इस क्वार्टर में। ओके, अग्रीड। और इन टर्म्स ऑफ मार्जिन वहाँ पे क्या एक्सपेक्ट करूँ मैं नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं रॉ मटेरियल प्राइसिंग का सिनेरियो काफ़ी वोलेटाइल था। जो आपके रॉ मटेरियल्स आते हैं, इंपोर्ट होते हैं, उसमें भी थोड़ा फ्लक्चुएशन हुआ था। अब स्टेबलाइजेशन के बाद किस बैंड में मेंटेन हो पाएंगे? एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाएं। देखिए, अभी भी स्टेबिलिटी नहीं है मार्केट में, कुछ चीजों के दाम अभी भी बढ़ रहे हैं और कुछ चीजों के दाम थोड़े करेक्ट हो रहे हैं। तो हम लोग ने हर चीज नहीं खरीदी है, मुझे अपने प्रोडक्ट मिक्स में टेम्पररी थोड़ा चेंज करना पड़ रहा है, इन द सेंस कि जो प्रोडक्ट मैं रेगुलर बेसिस पे बनाता हूँ और मेरे मंथली टारगेट रहते हैं टेक्निकल बनाने के, उनमें से कुछ चीजों को हमने सेलेक्ट किया है कि अभी हम नहीं बनाएंगे इन प्राइस लेवल्स पे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि टेम्पररी प्राइस हाई है और जब वो नीचे गिरेगा तो एक बड़ी मार पड़ने की संभावना है। तो हम कुछ चीजें नहीं खरीद रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम प्लांट की जरूरत के हिसाब से कुछ चीजें खरीद रहे हैं, वहां इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो हम ऊंचे दाम पर खरीदें उसे ऊंचे दाम पर बेच भी दें। तो जहां जहां पर सेल्स नजर आ रही है या मार्केट में रुझान नजर आ रहा है, उन प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि अगले क्वार्टर में
खास तौर पे हम 3 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे और उनसे हमें इंस्टीट्यूशनल सेल में भी उम्मीद है और ब्रांड सेल में भी एक बिगिनिंग कर देंगे। उसका इम्पैक्ट हालांकि हमें Q1 में नेक्स्ट ईयर नजर आएगा, Q4 जो अभी जनवरी से मार्च का उसमें ज्यादा इम्पैक्ट नहीं नजर आएगा, लेकिन फिर भी इंस्टीट्यूशनल सेल करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत ज्यादा मैं चिंतित नहीं हूँ, लेकिन यस सिचुएशन थोड़ी डिफिकल्ट है, नॉर्मल नहीं है, क्योंकि कुछ प्राइस ऊपर जा रहे हैं, कुछ नीचे आ रहे हैं, करेंसी के ऊपर भी दबाव है, क्रूड पर भी दबाव है, तो ओवरऑल थोड़ा प्रेशर है मार्केट। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, एक आइडिया इन टर्म्स ऑफ आपके एक्सपेंशन प्लान्स भी, क्योंकि मुझे याद है पिछली बार हम लोग बात कर रहे थे तकरीबन 68 करोड़ के केपेक्स के प्लान के बारे में आप बातचीत कर रहे थे, और दहेज का यूनिट भी रिसेंटली आपका जो यहाँ से ऑन स्ट्रीम हुआ है, वहाँ से कंट्रीब्यूशन किस तरीके से वर्कआउट हो रहा है, और एक अपडेट केपेक्स प्लान ऑलरेडी कितना यूटिलाइजेशन वहाँ पे हो चुका है, और नेक्स्ट जो सेकेंड हाफ हम लोग देख रहे हैं वहाँ पे क्या शेपअप होगा? जी, बहुत सही क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि हम पिछले 3 साल से लगातार कैपेक्स कर रहे हैं और अभी कैपेक्स को कैपिटलाइज करने का टाइम आ गया है। जो राजस्थान प्लांट है, इसके अंदर मैंने लगभग 50% से अपनी कैपेसिटी को एनहांस किया है, जहां पर कुछ नए प्रोडक्ट्स भी बनाएंगे और कुछ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स की हमने कैपेसिटी को बढ़ाया है। ये प्लांट ने काम करना शुरू कर दिया है, कुछ काम जनवरी में हो जाएगा और थोड़ा बहुत अगर आगे बढ़ा तो फरवरी मिडिल तक हम इस प्लांट को पूरी तरीके से कैपिटलाइज कर देंगे। यहाँ पर हमने नए बॉयलर्स भी लगाए हैं, नए यूटिलिटीज भी लगाए हैं और रिएक्टर्स भी ऐड किए हैं। लगभग रिएक्टर्स की क्वांटिटी चौपान के प्लांट में डबल हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं राजस्थान में बात करता हूँ तो हमने यहाँ एक बिल्डिंग और बनाया है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रिएक्टर्स हैं। तो रिएक्टर्स हैं तो उसके साथ नई यूटिलिटीज, नए इलेक्ट्रिकल पावर कनेक्शंस और नए सारे सेटअप हैं। यहाँ पर हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन करेंगे, 2 या 3 नए रॉ मटेरियल्स बनाएंगे जो अब तक हम बाहर से ले रहे थे, कुछ इम्पोर्ट कर रहे थे, तो वहाँ इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन भी होगा और देश में से भी जो मटेरियल ले रहे थे वो भी हम खुद बनाना शुरू करेंगे। तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन होगा जो हमें मजबूत बनाएगा अपने कुछ टेक्निकल्स में। उसके साथ साथ हम कुछ नए टेक्निकल्स की शुरुआत करेंगे। यहाँ भी जो पार्शियली कैपिटलाइजेशन है वो जनवरी से शुरू हो जाएगा और मैं समझता हूँ कि अगले आने वाले जनवरी, फरवरी, मार्च में मैक्सिमम कैपिटलाइजेशन कर लेंगे। छोटा मोटा कुछ बचेगा तो अप्रैल में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो नए साल को लेकर मैं बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हूँ, क्योंकि हमारे कुछ रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं, कुछ इन प्रोसेस हैं। हम कुछ जापानीज प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, कुछ अपने नए टेक्निकल्स बना के प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे जो कि फर्स्ट टाइम इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग होगी। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि जो 2022 है वो एक बहुत अच्छा साल रहना चाहिए, जहां पर कंपनी को एक मेजर जंप मिलना चाहिए अपने प्रोडक्ट रेंज की वजह से। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ से आप पोटेंशियल जनरेशन कितना देख रहे हैं? इतना केपेक्स के बारे में जो आपने बताया, कैपेसिटीज ऐड ऑन होने के बारे में बताया, तो ये साल खत्म होते होते मैं एनुअल क्लोजिंग किस तरीके से एक्सपेक्ट करूँ? मार्जिन्स पे तो हम लोगों ने स्पेसिफिकली बात की, टॉप लाइन बॉटम लाइन के फ्रंट पे देखिए, हमने इस साल रीजनेबल एक्सपेंशन की उम्मीद रखी थी और हमने सोचा था कि हम डबल डिजिट ग्रोथ दिखाएंगे। तो टच टू डबल डिजिट ग्रोथ तो रहना चाहिए। मैं बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर अभी नहीं कह पाऊंगा कैसा होगा टॉप लाइन में, और बॉटम लाइन उससे बेटर रहेगा, क्योंकि कुछ नए जनरेशन के प्रोडक्ट्स हमने ऑलरेडी मार्केट के अंदर डालने शुरू कर दिए हैं। हम लॉन्चेस को अपने डिले नहीं कर रहे, जैसा हो रहा है तो ब्रांड्स मार्केट में डाल रहे हैं और उनको पुश भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमें इससे थोड़ा सा एडवांटेज मिलेगा और थोड़ा बॉटम लाइन में इंप्रूवमेंट आप इसी साल में देख लेंगे। इस क्वार्टर में भी दिखना चाहिए और अगले आने वाले क्वार्टर में भी दिखना चाहिए। लेकिन नेक्स्ट ईयर के लिए मुझे बहुत अच्छी उम्मीदें हैं। नेक्स्ट ईयर में हम टॉप लाइन भी अच्छे से जंप करेंगे। अभी एग्जैक्ट नंबर्स नहीं दूंगा, लेकिन मैं कह सकता हूं कि 15 से 20% या उस 20% तक का ग्रोथ टॉप लाइन में देख सकते हैं और बॉटम लाइन में भी एक जबरदस्त अचीवमेंट देख सकते हैं, क्योंकि जो हम नए जापानीज प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करेंगे, अपने कुछ मिक्सचर्स इंट्रोड्यूस करेंगे और जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया और जो नए टेक्निकल्स बना रहे हैं, सबसे हमें सुधार मिलेगा हर टाइप के बिजनेस में। इंस्टीट्यूशनल बिजनेस में मिलेगा, ब्रांड बिजनेस में मिलेगा और टेक्निकल्स के लिए जो एक्सपोर्ट है उसके लिए भी हम कुछ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो उसमें भी एडवांटेज मिलेगा। तो तीनों ही सेगमेंट्स में मैं एडवांटेज आता हुआ देखता हूं, जिसकी वजह से बॉटम लाइन को एक अच्छी इंक्रीज मिलनी चाहिए अगले 2022 में, और 2021 से ही एविडेंट होती जाएगी वो हर क्वार्टर।